कितने हो गए जी? हम्म? अच्छा, आ रहे हैं जी। हाँ ठीक है जी। आज एफटी को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Let's start our today's session. और जो स्टूडेंट ऐड हुए हैं, वेलकम टू दो स्टूडेंट्स in the class. For them, I will apprise you. We are studying Federal Excise Duty, which is governed under Federal Excise Act 2005. Uh, Today we are going to study section 34A. 34A. तो जो जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, आप लोग मुझे मिल के जाइएगा, क्योंकि जो प्रीवियस है वो डाटा कुछ मैं एक्सचेंज करूँगा आपके साथ। सही, तो वो आप उसको गो थ्रू करें। विदाउट गोइंग थ्रू दैट डेटा यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्रीहेंड एनीथिंग। आपके लिए मुश्किलात हो। और जैसे कल मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर दें, बिकॉज आई थिंक कि पेपर आपका करीब है। बाकी सही इल्म तो अल्लाह की ज़ात में है, ये जो लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे है, बट मेरा ख्याल है कि पेपर बहुत करीब है। सही, बहुत करीब मीन कि वही 17, 21, 21 जो है उस तक आप ख्याल करें कि पेपर होने जा रहा है। नहीं होता तो तैयारी तो हो चुकी होगी ना, लेकिन होने जा रहा है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। प्लीज़ लेट अस नो अबाउट द विजिबिलिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Recording in progress. वीडियो हैंग है, रुकी हुई है। कौन कह रहा है? वहाँ पे इससे आवाज़ आ रही है, सारे ही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये केबल के साथ नेट आ रहा है या वाईफाई से आ रहा है? केबल के साथ आ रहा है। अच्छा, ओके नाउ जी, फिर दोबारा बताएं। ओके नाउ, ओके नाउ, और बाकी भी प्लीज बताएं। ओके, ओके एंड ओके। सो थैंक यू वेरी मच जी। ओके है, ओके है। सो अच्छा, मैं सामने आता हूँ, लेकिन ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को? मास्टर का नंबर क्या है यार? जी प्लीज अभी अभी चैट में कंफर्म कर दें। थैंक यू वेरी मच। कोई भी बुक ऐसी नहीं होती टैक्सेशन की जो ये प्रोवाइड नहीं कर देते। जो भी आती है किसी की आथर की पहुंच जाती है, सर ये ले लें। हाँ जी, गो अहेड दें जी, सो डैट कि मैं स्टार्ट करूँ। ओके है ना अभी तो? रैंक है स्टॉप। आप खड़े हो ना, उनको ये क्या हैंग हो रही है, आप खड़े हो ना। अच्छा चलो जी, बताओ जी। एक्चुअली मैंने ना दो वीडियो भी वो अपलोडिंग पे लगाई हुई है यूट्यूब का, तो वो शायद हाँ जी अभी भी स्टिल हैंग्ड है।
कर दो बंद करो यूट्यूब वालों को यार। ये है। और इनसे पूछा ग्रीन के भी जो है ना अब बेहतर हो गया होगा, क्योंकि दोनों जो जोर लग रहा था वो ओके हो गया ना। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रेफरेंस टू हाई कोर्ट जो भेजा जाएगा वो सेक्शन 34A में भेजा जाएगा। 34A रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रेफरेंस टू हाई कोर्ट। बात ये है कि कल जब हमने छोड़ा बात को, जिस हम पे डिसकंटिन्यू किया, एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस वी सेड के जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, जो कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड सो ऑन होते हैं, वो आर्डर पास करते हैं किसके खिलाफ? रजिस्टर्ड पर्सन के खिलाफ। रजिस्टर्ड पर्सन अग्रीव्ड होके कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास चला जाता है। वो सेटिस्फाई नहीं होता जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है उसके आर्डर के खिलाफ। कमिश्नर अपील के पास गया, इसने जो आर्डर किया था इसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज जो आर्डर आया ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का वो चला गया कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाया, वो उनके डिसीजन के साथ भी एग्री नहीं हुआ, तो उसने आगे जाके अपील कहाँ की थी? एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में जाके। यहाँ से यहाँ तक अपील करने के लिए उसके पास दिन थे 60 डेज। अच्छा, इन 60 डेज के बाद जब उसने अपील फाइल की एपलेट ट्राइब्यूनल में, तो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ATIR ने भी फैसला सुनाया अपना प्रोसेस गुजारने के बाद। तो वो इनके फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने कहा मैं रेफरेंस फाइल करूंगा। कहाँ जाके? ये यहाँ जाके। तो ये पढ़ना है अभी हमने कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जाके रेफरेंस पेश किया जा रहा है, उनके सामने रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। तो फिर ये याद रखिएगा कि जब इन्होंने आर्डर किया था तो 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास अपील फाइल करनी थी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील ने जब डिसीजन दे दिया तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल में जाके आपने अपने आप को अपील फाइल करनी थी। और अब एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने जब डिसीजन दिया तो फिर यहाँ पे 90, तो 30 का टेबल पढ़ लें आप। 30, 32 द 60, 33 द 90। तो 90 डेज के अंदर अंदर आपने यहाँ पे आके अपना रेफरेंस फाइल करना है टू द हाई कोर्ट। जब आप रेफरेंस फाइल करने आएंगे अदनान साहब हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे आप एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जमा करवाएंगे। क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। कहाँ जमा करवाएंगे? ये आप हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि केस के फैक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, जो केस ये बना हुआ है, जिससे आप, जिन आर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, उसके फैक्ट्स क्या है। उसके बाद फैक्ट्स के साथ साथ जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है उसको आप क्यों समझते हैं कि उनका आर्डर ठीक नहीं है, क्या वजूहात हैं, वो डिस्कस करेंगे आप। और तीसरा, आप फिर कहेंगे इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया है, एक कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला आ गया है। ये 3 चीजें आप लिख के प्रिस्क्राइब तरीके के साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना के हाई कोर्ट में जमा करवा देंगे।
हाई कोर्ट वाले इसका पेरूजल करेंगे, इसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो हियरिंग के लिए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड इन योर रेफरेंस, तो वो बुला के वापस कर देंगे, ये ले जाओ। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर क्या करेंगे, वो हियरिंग के लिए काम को स्टार्ट कर देंगे कि आएँ और अपनी अपनी बात को हमें डेट को फिक्स करेंगे, और फिक्स करके वो जो अग्रीव्ड पर्सन होगा, जो पटिशनर होगा, जो जो दरख्वास्त दे रहा होता है वो पटिशनर बन जाता है, और जिसके खिलाफ वो दरख्वास्त दे रहा होता है वो रिस्पोंडेंट बन जाता है। तो पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों को डेट फिक्स करके नोटिस दे देंगे कि आ जाए। हियरिंग स्टार्ट हुई तो हियरिंग जो हाई कोर्ट कर रहा होगा वो किस कोड के अंडर कर रहा होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि एक अग्रीव्ड पर्सन रेफरेंस लेके हाई कोर्ट जाता है, वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जमा करवाता है, उसमें फैक्ट्स भी बताता है, उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की जो वजूहात हैं वो भी बताता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रेज करता है। हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, हियरिंग करना शुरू करती है। तो हियरिंग किसके अंडर होगी, किन प्रोविजन के अंडर होगी, तो वो होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला कि हियरिंग जब सेटिस्फाई होगी, हियरिंग कंडक्ट होना शुरू हुई तो किन प्रोविजंस के अंडर होगी, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसकी प्रोविजंस के अंडर होगी। ठीक है, एक ये दिन वाला आ सकता है, फिर क्या वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में पूछ सकता है, इसमें क्या कुछ होगा। सही। अब जब हियरिंग होगी तो हियरिंग कौन करेगा, हियरिंग कौन करेगा, एक जज करेगा या ज्यादा जज बैठ के करेंगे? हाँ नहीं, ये बेंच करेगा। ठीक है, कौन करेगा, बेंच करेगा। फिर दूसरा, आप कहते हैं कि मुझे इसने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने टैक्स लगा दिया है या इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी में ड्यूटी लगा दी है, मैं ड्यूटी पे नहीं करना चाहता क्योंकि ये इनजस्टिस है मेरे साथ और ये अनड्यू बर्डन आ रहा है कि जो बोझ मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए वो पड़ रहा है। ठीक, आप एक स्टे की एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। किसकी करते हैं, स्टे। तो मोहतरम हाई कोर्ट जो है, जो वर्दी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट लाहौर या हाई कोर्ट सिंध, वो स्टे दे सकती है। ठीक है, स्टे का ड्यूरेशन मैक्सिमम क्या होगा, नंबर 1 स्टे हो सकती है। दूसरा, स्टे का ड्यूरेशन कितना होगा, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टे खत्म हो जाएगा, या 6 महीने से पहले ही अगर हाई कोर्ट डिसीजन दे देती है तो फिर 6 महीने तो दूर की बात, जिस दिन डिसीजन हो गया तो स्टे ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। या एक तीसरा काम भी हो सकता है, और वो तीसरा काम क्या हो सकता है, जिस बंदे ने अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ जाके रेफरेंस फाइल किया है, वो रेफरेंस ही विड्रॉ कर ले। उसकी कोई सेटलमेंट हो सकती है, वो सेटलमेंट पे आके कहता है ठीक है मैं इतने पैसे देता हूँ, FBR एग्री कर जाता है। ठीक है, तो वो जाके अपना विड्रॉ कर लेता है। तो वो जिसने फाइल किया था रेफरेंस, वो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉन, इन तीनों सूरतों में जो पहले इवेंट रूनमा हो जाएगा, जो इवेंट पहले अकर हो जाएगा, तो स्टे उठ जाएगा। स्टे क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इवेंट हो जाता है 6 मंथ पूरे हो जाते हैं, डिसीजन आ जाता है, रेफरेंस जो फाइल किया गया था वो विड्रॉ कर लिया जाता है, इनमें से जो सबसे पहले हो जाएगा स्टे उसके साथ ही खत्म हो जाएगा।
अच्छा, अगर वो स्टे नहीं लेता, अगर स्टे नहीं लेता तो ये बात याद रखिएगा कि जब जैसे एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने कह दिया उसी तरह आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा और अगर कोई साथ में पेनल्टी लगी हुई है वो भी पे करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इस बात पे पैसे देने से इनकार नहीं कर सकते कि मोहतरम देखिए मैंने तो रेफरेंस फाइल कर दी है और इसलिए रेफरेंस फाइल होने की वजह से मुझसे आप रिकवरी ना करें, मैं जो ड्यूटी लगी है वो पे नहीं करूँगा। नहीं जी, अगर आपने पे नहीं करना तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको स्टे लेना पड़ेगा और स्टे लेके फिर आप कह सकते हैं कि रिकवरी ना करें, अदरवाइज क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। तो इस पूरे सेक्शन में जो 34A है वो एक 90 डेज वाला क्वेश्चन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ द केस है और स्टेटमेंट ऑफ द केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताना होगा कि हमारी हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सही। और क्वेश्चन ऑफ लॉ को देख के वो सेटिस्फाई होके फिर हियरिंग रखता है हाई कोर्ट जो है। और हाई कोर्ट जब सुनेगी तो वो अकेला नहीं सुनेगा, देखो हाई कोर्ट में एक जज होता है और जज मिलकर एक बेंच बनाते हैं, तो जो 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 हियरिंग कर रहे होंगे वो कौन करेगा, बेंच करेगा, ना कि एक सिंगल जज बैठ के बात को सुनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ये बेंच कितने जजेस पे मुश्तमिल होगा, 2 या 2 से ज्यादा। फिर वो सिविल प्रोसीजर 1908 की प्रोविजन को इस्तेमाल करेंगे और हियरिंग करेंगे। सिंगल बेंच और डबल बेंच ये क्या करो? एक में एक बेंच होता है और दूसरे में 2 बेंच होते हैं। नहीं, एक होता है अकेला जज बैठता है उसे कहते हैं सिंगल जज, सिंगल जज। और बेंच जब होगा तो बेंच पे दो, एक बेंच पे 2 बैठ जाते हैं ना। मैं हाँ मुझे आपने सिंगल बेंच और डबल बेंच, तो बेंच की बात है, सिंगल और डबल बेंच की बात नहीं है, सिंगल जज और एक बेंच। ठीक है, तो इस तरह करके है जदी साहब। अच्छा, हाँ, तो वो कहता है कि ये बेंच बैठा, बेंच ने आर्डर दिया, जो भी आर्डर दिया, जिस तरह का भी आर्डर होगा, ये जो आर्डर एपलेट ट्रिब्यूनल साहब देके बैठे हुए हैं इसको वो मॉडिफाई कर देगा, इसके आर्डर को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, कि उसके आर्डर को जिस तरह ये चाहता है उस तरह मोल्ड करके कहेगा ये लो जी, अब ये इन द फील्ड है, ये जो है वो आउट ऑफ द फील्ड है, ये जो आर्डर है ये खत्म है, अब इसका चलेगी बात जो कि बेंच ने आर्डर पास कर दिया है। तो स्टे के बारे में भी बात हो गई, और स्टे कब खत्म होगा, नहीं तारक साहब आज मुझे चलने दें। डेफिनेटली जो कुछ भी होगा, जो इसने कह दिया वही होगा, और डेफिनेटली कहता है कि जो भी मॉडिफिकेशन लेके आता है उसी हिसाब से ये बिल्कुल, ये देखो ये इसके पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि जिस तरह उसने कहा उसी को रेटिफाई कर दें, एग्री कर दें, उसको अनल कर दें, उसको कैंसिल, ठीक है, उस इसके पास इख्तियारात हैं, जो जिस तरह उसको फिर कहे कि नहीं यार आप लोग कैलकुलेट करके आए हो कि 10 लाख ड्यूटी जमा करवानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन ये 10 लाख नहीं है बल्कि ये 7 लाख है। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं फिर वो इसको नहीं करेगा, फिर वो कहीं और ही भेजेगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे इस सेक्शन में क्योंकि जो पॉइंट है जो पेपर में हो सकता है और जो क्लैरिटी स्टूडेंट को चाहिए वो ज़बरदस्त है, और हम अगले सेक्शन में शिफ्ट होते हैं, अगले में ये वाले पॉइंट कौन से हो सकते हैं। और अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपना पढ़ने की स्पीड को आप लोग तेज़ कर लें, अगर कल किसी ने थोड़ा पढ़ा है तो आज वो ज़्यादा पढ़े, ये बहुत ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में ये है कि धरना हो रहा है
हालात ठीक नहीं है, पेपर आगे जाएगा, आगे जाए या ना जाए, आपका टाइम 17 ही है। 17 तक आपने चीज़ों को कंप्लीट करना है। अगर एक हफ्ता आगे चला जाता है, 2 हफ्ते आगे चले जाते हैं, तो आपने कंप्लीट किया, उसकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं किया और पेपर हो गया तो फिर कड़ाका ही पड़ेगा, चीज़ें टूट जाती है ना, फिर वो ब्रेक ही होगा। तो अगर कर लोगे तो वो बेनिफिट ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट जी बोलें। Powers of court are commissioner because certain orders. हाँ, अब तारिक साहब हमें गाइड करेंगे इसमें कि देखिए होता क्या है। होता ये है कि ऑफिसर जब आर्डर पास कर लेता है तो कमिश्नर साहब मंगवा लेते हैं कि आर्डर मुझे दिखाना क्या पास किया है। पहले तो ऑर्डर रिपोर्ट जाती है पूरी। तो होता ये है कि हमने कहा कि आर्डर पास कर रहा होता है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास किए हुए आर्डर जो हैं उनको कमिश्नर और बोर्ड वो रिकॉर्ड मंगवा के रिकॉर्ड लेके आओ, रिकॉर्ड मंगवा के उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको क्रिटिकली देख सकते हैं कि क्या मेरा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से आर्डर पास कर रहा है। और अगर ये समझते हैं कि ये आर्डर सही नहीं हुआ, आर्डर सही नहीं हुआ तो जनाब ये फिर अपनी मर्जी से आर्डर पास कर सकते हैं कि जनाब होता है कि ये जूनियर होते हैं, डेफिनेटली कमिश्नर का एक्सपीरियंस और बोर्ड का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, या ये किसी और नेचर के बंदे होते हैं, ये मोहतरम किसी और नेचर के बंदे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए इस सेक्शन के थ्रू बड़ों को, बोर्ड भी बड़ा है और कमिश्नर भी बड़ा है, इनको पावर दी जा रही है कि आपका जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर, आपका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर IRO जो है, और आपका डिप्टी कमिश्नर, ये वो अफसरान है जो ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। तो आप इनको कहें कि काइंडली अपना रिकॉर्ड भेजें, वो कहें सर हम क्यों भेजें? नहीं, क्यों नहीं भेजना, 35 कह रहा है कि भेजो रिकॉर्ड, फलां जो ऑर्डर आपने पास किए ना उनकी फाइलें भेज। वो फाइलें देखेंगे, उसका पेरूजल करेंगे, और पेरूजल करते हुए वो जो 2 चीज़ों को देख रहे होंगे वो होगी नंबर 1 लीगैलिटी, क्या वो सस्टेनेबल है, वो एज पर लॉ है, एंड प्रोप्राइटी, ये होता है मुनासिब, क्या वो जो रीजनेबल है, जो बनता है वही है। तो ये 2 चीज़ों को वो बुला के देखते हैं मेनली जब ये रिकॉर्ड को मंगवाते हैं कि रिकॉर्ड लेके आओ दोनों। तो रिकॉर्ड जब लेके आते हैं तो वो लीगैलिटी का एस्पेक्ट देखते हैं और प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट देखते हैं कि ये दोनों एस्पेक्ट्स ठीक हैं। अगर ठीक है तो वो कहते हैं फाइलें आके तारिक साहब वापस ले जाएं, या जाहिद आगे फाइल्स वापस ले जाओ कि आप लोगों का वो हमने एग्जामिनेशन कर लिया है। और अगर ये ठीक नहीं होती, कोई इश्यूज उनको मिलते हैं, तो फिर अपनी पावर को यूज़ करके उनके पास आर्डर पास करने की ताकत है। अच्छा, अगर जब वो आर्डर पास कर रहे होते हैं, तो इसने भी तो कोई आर्डर पास किया था, आर्डर पास करके इसने लेट सपोज के 10 लाख रुपया ड्यूटी कही कि मिस्टर ए आप पे कर दो। लेकिन जब इन्होंने रिकॉर्ड को मंगवाया, रिकॉर्ड मंगवा के पेरूजल किया, एग्जामिनेशन किया, तो लीगैलिटी या प्रॉपर्टी का कोई इशू निकल आया और इन्होंने कहा कि नहीं यार, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ये 10 लाख नहीं है, ये है 20 लाख। कितना है? 20 लाख ड्यूटी बनती है। तो ये क्या ऑफिसर और बोर्ड आपस में खेलते खेलते आर्डर पास कर देंगे? जी, क्या ये ऑफिसर और ये बोर्ड आपस में खेलते खेलते 10 लाख से 20 लाख पे बात ले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जिस पे लगने जा रहा है टैक्स, रजिस्टर्ड पर्सन
उसको बुलाया जाएगा फिर कि यार सुनो, मैं तुम्हें नोटिस देता हूँ कि इसमें तुम्हें टैक्स लगा था 10 लाख, लेकिन वहाँ पे वो 10 लाख नहीं बनता, वो बनता है 20 लाख। तो हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हैं। आपको कल ये ना आप अदालत में जाके कह देना कि अपील में जाके कहीं ये ना कह देना कि मुझे तो सुना ही नहीं गया था। ये अगेंस्ट द जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट चले गए ये लोग कि अपने आप मुझे दफा करने का मौका ही फराहम नहीं किया गया। तो फिर ये जो है ये उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के जो भी इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी और प्रोप्राइटी से टैक्स बनेगा, ड्यूटी बनेगी, उसे कहेंगे पे कर दो। ये आर्डर है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो ये आ सकता है कि अब बोर्ड और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, वो रिकॉर्ड मंगवाना चाह रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक जो पिछला रिकॉर्ड आर्डर है उसका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं? मिसाल के तौर पर कितना पुराना वो आर्डर मंगवा सकते हैं? ये मंगवाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे आर्डर को देखना चाहते हैं, तो कितने पिछले पीरियड तक वो जा सकते हैं? वो 2 साल तक जा सकते हैं। 2 साल पुराना आर्डर मंगवा सकते हैं। अगर आप 2 साल और 1 दिन हो गया है तो वो वाला ये मंगवा नहीं सकते, और उस पर उसकी लीगैलिटी भी और प्रॉपर्टी भी वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कानून ने यहाँ पे अलाउ किया है कि तुम लोग मंगा के चेक करो, लेकिन जो 2 साल और इससे पिछले हो चुके हैं ना, उनको ना मंगवाओ। अगर तुमने देखना ही था तो उस वक्त देखते। सही, तो ये 2 साल वाला हो सकता है, पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि जब वो मंगवाते हैं तो क्या चेक करते हैं? वो ये चेक करते हैं, और जब वो टैक्स बढ़ाना चाहेंगे तो क्या चुप करके आपस में बातें करते हुए टैक्स वो आर्डर पास कर देंगे? नहीं, बल्कि मौका पूरा देंगे जो रजिस्टर्ड पर्सन है कि आओ और अपने दफा में जो कुछ कहना चाहते हो, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हम तुम्हें मौका देते हैं कि जो हमें सुनाना चाहते हो वो सुना लो। ये सर इस सेक्शन में बस यही कुछ है। अच्छा, अब 36 को कॉल करके ठहरें, ये नोट कर लें, यही जो है ना, ये आपके नोट्स अभी आपको हेल्प करने जा रहे हैं। सही, सेक्शन 36। तो फैल भट्टो साहब आप क्यों नहीं आ रहे क्लास में? भट्टो साहब का है मैसेज कोई? आए तो हैं क्लास में को? जी 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 36 Power to rectify order. Mistakes in order. Mistakes in order. टू रेक्टिफाई Mistakes in order. मिस्टेक्स इन आर्डर। अभी देखो मिस्टेक कौन कौन से बंदे कर रहे होंगे? सही, मिस्टेक जो है वो कौन कर रहा होगा? तो यहाँ पे 3 बंदों के बारे में कह रहा है, 3 पर्सन के बारे में कह रहा है। क्या फेडरल गवर्नमेंट पर्सन के डेफिनेशन में आती है? फेडरल गवर्नमेंट पर्सन के डेफिनेशन में आती है ना? आपने पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो वो कहता है कि आर्डर पास हुआ। आर्डर, अभी हम आर्डर की बात कर रहे थे कि ऑफिसर ने आर्डर पास किया और उसके बाद उनके बड़ों ने देखा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आर्डर पास करने वाले कौन से हो सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट आर्डर पास कर रही होती है, बोर्ड आर्डर पास कर रहा होता है, और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू आर्डर पास कर रहा होता है। सही, कहते जब ये आर्डर पास करते हैं तो इंसान और अदारे, उनसे गलती हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती हैं जी, बिल्कुल हो सकती हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हम इनको पावर देते हैं, हम इख्तियार देते हैं कि अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लें। सही, तो ये और ये अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब ये अपनी गलती को रेक्टिफाई कर रहे होंगे, सही, तो रेक्टिफाई करते हुए गलती ये भी हो सकती है कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया,
लगना कम चाहिए था। टैक्स बन रहा था या ड्यूटी बन रही थी 5 लाख, इन्होंने लगा दिया 10 लाख। ठीक है, तो ऐसी अपनी ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे तो 10 लाख पे कांटा लगा के 5 लाख पे वापस ले आएंगे। लेकिन अगर बन रहा था 5 लाख ही, ये आपकी ड्यूटी है, पे करो, लगा दिया आपने 3 लाख, क्योंकि आपसे मिस्टेक हुई। अब आप 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर अपनी ही गलती को ठीक करने से पहले जिस पे बर्डन बढ़ रहा है उसको फिर आप कहेंगे कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता हूं कि हमसे हुई थी मिस्टेक, हमसे हुई थी तो हमने ड्यूटी कम लगा दी थी, तो एक्चुअली आपने पे करनी है 5 लाख, तो हम ये करने लगे हैं। लेकिन जस्टिस को मीट करने के लिए हम आपको कहते हैं कि आपने अगर कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि अदालत में जब जाया जाता है तो पहला जो ग्राउंड्स लेता है ना, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो पहली ग्राउंड्स यही लेता है कि इन्होंने मुझे मौका दिए बगैर ही, मेरी बात को सुने बगैर ही इन्होंने टैक्स लगा दिए, मेरे पास तो बहुत कुछ था बताने के लिए, इन्होंने बात सुनी नहीं है, तो इन्होंने मेरी बात सुने बगैर लगाया, तो इसलिए आप इसको खत्म करें। तो अदालत कहती है कि जी प्रूव करें आपने कैसे सुना था। मैं जी सॉरी हमने तो नहीं सुना था। चलो ठीक है, फिर उठाओ रिकॉर्ड और वापस जाओ, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ आप जा रहे होंगे तो फिर आप बुला के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, लेकिन अगर बड़ी से छोटी की तरफ आ रहे होंगे तो फिर आप अपनी मिस्टेक को बगैर किसी को बताए आप ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने वाला होगा फेडरल गवर्नमेंट, बोर्ड और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। फिर ये बात आगे ये भी कह रहा है कि क्या 10 साल पुराने जो आर्डर पास किए हुए हैं उनकी गलतियां भी ठीक करते रहोगे? नहीं, उसने कहा कि आप अगर अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हो तो मैक्सिमम पिछले 3 साल की गलतियों को ठीक कर सकते हो। तो आप अपनी रेक्टिफिकेशन जो है मिस्टेक्स की जो आर्डर में की गई हैं वो पिछले 3 साल तक जा सकते हैं, इससे पीछे आप अपने रेक्टिफिकेशन के लिए भी नहीं जा सकते। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि गलती आपको कैसे पता चली कि गलती हुई है? कहते हो आपको अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से लेटर पढ़ते तो सामने नजर आ जाती है कि ये अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो आप मोटो एक्शन लेते हो खुद ही और ठीक कर दो। या जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिस पे तुमने वजन को डाला, जिस पे तुमने ड्यूटी को डाल दिया, वो आके कहता है कि सर ये देखें, ये तो सामने लिखा हुआ था, ठीक है, ये तो मेरा रेवेन्यू था ही नहीं, ये मैंने तो चीज़ें बेची ही नहीं थी, ये देखें ये तो लिखा हुआ था फलां ने बेची हैं, ठीक है, ये आप इस बात पे एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ यार ये तो मिस्टेक हो गई है, तो अपने रिकॉर्ड को खुद ही देख के या उसको आगे हाईलाइट करता है टैक्स पेयर। तो दोनों सूरतों में फिर वो अपनी मिस्टेक को देखते हुए ये तीनों बंदे अपने आर्डर्स को रेक्टिफाई करेंगे, 3 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं, और 3 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जब कम अमाउंट से बड़ी अमाउंट टैक्स लगाने जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर देंगे। तो ये सेक्शन जो है 36 यही कुछ था, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। सर एक क्वेश्चन था, चलते ना जाए अभी। एक क्वेश्चन था। हाँ, ये ना कितने रिदम से हम क्विकली चलते जा रहे हैं, सेक्शन पे सेक्शन पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है क्लास में, कल आपका पहला था। सर जैसे आपने कहा कि अगर अमाउंट पहले थी 3 लाख थी, हाँ हाँ और आपने उसको बढ़ा के करनी है तो फिर आप नोटिस देंगे उस बंदे को, रजिस्टर्ड पर्सन को। हाँ हाँ सर अगर अमाउंट 10 लाख थी, उस बंदे ने पे कर दी, बाद में पता चला मिस्टेक रेक्टिफाई करने के बाद कि 5 लाख है, फिर उसको जो वापस 5 लाख मिलने का जो प्रोसीजर है सर वो क्या होगा? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल वो आगे जाके ना, अगर आपने किसी भी रीज़न से, अगर आपने जितना टैक्स बनता था उससे ज़्यादा जमा करवा दिए, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, लाइक आप वाली होगी, कोई भी रीज़न थी जिसकी वजह से आपने जितना टैक्स बनता था उससे ज़्यादा जमा करवा दिया, तो
फिर आप रिफंड ही ले सकते हैं। ठीक है, आप या फिर देखो कि वही बात होगी ना कि चाहे अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है सही, या टैक्स पेयर जिस पे आपने बोझ डाला कि तुमने इतनी ड्यूटी जमा करवानी है, उसको पता चला और उसने आपके नॉलेज में ले आए। अब उसे पता चला कि यार बनता ये था, बल्कि तुमने ले इतना लिया है, तो वहाँ कहते सर देखें ये तो आपने कहना था 5 है, लेकिन जब आपने मुझे वो अमाउंट भेजी है, आपने ऑर्डर पास 5 लाख का किया है, लेकिन जो आपने वो रिकवरी वाला नोटिस दिया है उसमें आपने 10 लाख दे दिया और मैंने भी देखा नहीं और मैंने भी 10 लाख जमा करवा दिया। तो देखो ऑर्डर में कुछ और है। ठीक है, 122 का ऑर्डर करते हैं हम लोग ना इनकम टैक्स में, 122 सेक्शन में ऑर्डर होता है कि तुम पे इतना टैक्स बनता है, साथ में 137 का भी करते हैं। अच्छा, 122 के ऑर्डर में हमने लिखा 5 लाख, 137 में जाके क्या कर दिया, 10 लाख कर दिया, तो उसने आगे 10 लाख जमा करवा दिया। बाद में पता चला यार कार्ड को देखा कि ऑर्डर ही 5 लाख का है और 10 लाख लेके बैठ गए हैं, तो फिर क्या मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर दिया जाएगा? कर दिया जाएगा, यही होगा, फिर मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देंगे। सही। अच्छा, अब आ जाइए 37 को ना पूरी अच्छे तरीके से आप ना प्रोनाउंस कीजिएगा। Deposit. Deposit pending appeal. डिपॉजिट Pending appeal पेंडिंग अपील of duty demanded or penalty levied. ऑफ ड्यूटी Demanded डिमांडेड or penalty levied. आर पेनल्टी Levied. लेविड। अच्छा, डिपॉजिट आप कुछ जमा करवा रहे हैं, ठीक है। पेंडिंग अपील्स ऑफ ड्यूटी डिमांडेड, जो पेंडिंग अपील है कि आपको कहा गया कि ड्यूटी डिमांड की गई कितनी पे कर दो, या आपको पेनल्टी लगा दी गई है। सही, आपको पेनल्टी लगी है या आपसे कुछ ड्यूटी डिमांड की गई है। पहले तो ड्यूटी डिमांड हो क्योंकि आपकी ये बनती थी, उसके साथ फिर डिफॉल्ट से चार्ज आता है कि आपकी ड्यूटी बनती थी, आपने ये जमा नहीं करवाई तो इसका सूद जमा करो, और साथ में फिर आगे आ जाता है कि बनती थी, आपने ऑफेंस किया हुआ है तो ऑफेंस की पेनल्टी तो बनती है। कहता है कि ये सारी आपकी बनती हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, आपका डिफॉल्ट से चार्ज बनता है, आपकी पेनल्टी देने वाली बनती है, लेकिन आपने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स जिसके सामने अपील की हुई है, या आपने एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जिसके सामने अपील की हुई है, आप उसको दरख्वास्त देते हैं कि जी ये तो देखो मेरे ऊपर बोझ है। एक तो स्टे वाला है ना, एक आप एक एप्लीकेशन देते हैं डिस्पेंसेशन की कि इसको कुछ हार्ड करें, ठीक है। तो इनके पास, इन दोनों के पास पावर है, इख्तियार है कि वो डिस्पेंसेशन कर सकता है। फर्दर कहता है कि जब आप अपील जमा करवाने जा रहे हो, फिर ये डिस्पेंसेशन का पीरियड क्या होगा, वही बात 6 महीने के लिए डिस्पेंसेशन इन फील्ड रहेगी, लागू रहेगी, या कि जो अपील एपलेट ट्रिब्यूनल में की गई है या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास की गई है उसका डिसीजन आ जाए, या जो लेके गया है वो विड्रॉ कर जाए। इन तीनों में जो पहले होगा डिस्पेंसेशन भी उसके साथ साथ चली जाएगी। अच्छा, फिर ये होता है कि जब ये अपील फाइल करने के लिए आया रजिस्टर्ड पर्सन कमिश्नर अपील के पास या यहाँ पे, तो इसके साथ ही ये 15% किसका, जो ड्यूटी है
उसका ये जमा करवा देता है, ये जमा करवा देता है। तो फिर जो भी ड्यूटी इन्वॉल्व है, जो डिफॉल्ट चार्ज इन्वॉल्व है, जो पेनल्टी इन्वॉल्व है, वो वहीं के वहीं रुक जाएगी, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। सही। और फिर फर्दर एक बात वो फर्दर कहता है कि मैं एक और भी बात आपको कह देता हूँ कि इसने जब अपील जमा करवाई थी उसके साथ 15% जमा नहीं करवाया, बल्कि बाद में इसने 10% जमा करवा दिया। तो जो FBR वाले हैं वो रिकवरी का नोटिस नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? नोटिस रिकवरी का नहीं दे सकते। वो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी ये पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडिंग ड्यूटी पड़ी हुई है, पेंडिंग डिफॉल्ट से चार्ज पड़ा हुआ है, पेंडिंग पेनल्टी पड़ी हुई है, तो हम तुम्हें रिकवरी का नोटिस देते हैं और साथ में बैंक को अटैच कर लेते हैं। हम साथ में तुम्हारा रिमूवल ऑफ गुड्स जो है उसको स्टॉप कर लेते हैं। FBR के पास हरबे तो होते हैं कि टैक्स को निकलवा सकें। तो फिर वो कहता है कि जब उसने 10% ऑफ ड्यूटी करवा दिया है तो फिर आप नोटिस नहीं करोगे, लेकिन अगर अपील के साथ ही 15% कर दिया तो आप तो बिल्कुल फिर साइलेंस ही रहोगे जब तक फैसला हो नहीं जाता। आगे जो सेक्शन आ रहा है वो और भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप मुझे गाइड करता रहा करें कि 38 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। 38 पेपर में पूछेगा ADR स्टैंड्स फॉर। देखो सम टाइम ऐसे होगा कि जब वो पेपर कंपाइल कर रहा होगा, पेपर को बना रहा होगा, तो 30% वो चीज़ें इतनी आसान पूछ लेगा आप कहोगे यार ये क्या। तो ये और फिर कुछ तो 30 ऐसी कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा। वो कॉन्सेप्चुअल जो है वो फ़र्क निकाल रही होंगी कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। एंड वही वही जो चीज़ें होंगी ना मुश्किल वाली, जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में होंगी। देखो टाइटल सारे याद करके जाएंगे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाइक ADR स्टैंड्स फॉर। ADR स्टैंड्स फॉर Alternative dispute resolution. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये पूछ लेगा। क्रेस्ट, Computerized evaluation, sales tax evaluation. इतनी बुरी बात। Risk-based evaluation of sales tax. क्रेस्ट पूछ लेगा। क्रेस्ट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, वो इतने आसान आसान भी दे देगा, दीज आर आसान। ठीक है, फिर वो आसान में से फिर वो जो कॉन्सेप्चुअली हम बातें कर रहे होते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ केस में क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर होगा और हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो फिर हियरिंग सेट करेगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो कहेगी जनाब ये आके ले जाए, वी आर रिजेक्टिंग योर रेफरेंस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड, सो वी आर रिजेक्टिंग योर रेफरेंस, वापस ले जाए आके। ठीक है, तो फिर आगे जाके फिर वो कि जब वो हियरिंग स्टार्ट करेगा तो वो सिविल प्रोसीजर के थ्रू करेगा। जब हियरिंग करने बैठेंगे तो सिंगल जज बैठेगा या बेंच बैठेगा। जब बेंच बैठेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा जजेस बैठेंगे, तो फिर अंदर चला जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के भी और कॉन्सेप्चुअली भी, और आपने खुद बैठ के अपना प्लान बनाना है कि व्हाट इज़ माय प्लान ऑफ सक्सेस। मेरा ड्यूरेशन जो है डेली कितना वर्किंग आवर्स है मेरे पास। आई हैव टू डू द जॉब फ्रॉम 8:30 टू 5:30, आफ्टर 5:30 टू 7:30, इसमें मैंने क्या करना है 7:30 टिल 9:15 मैंने क्लास लेनी है, 10 बजे घर पहुंचना है, और आफ्टर 10 o'clock मैंने 1 बजे तक खींच के मैंने पढ़ना है। तो ये कौन डिवाइस करेगा प्लान? बेसिकली द कैंडिडेट वुड वन
डिवाइस करेगा कि वालदा पूछ रही होंगी कि हमारी प्लीज़ मेरे पास थोड़े से दिन है, मैं आपको फिर बाजार ले जाऊंगा, थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स कह रहे होंगे कि ये मेरे पास मुझे 17 तक ना 21 तक मुझे पेपर दे देने दे, फिर इंशाल्लाह फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। तो उनकी मिन्नत समाजत करके अपने आप को कुर्सी पे बिठाएं और स्टडी करें। सही, ये ज़रूर करना है। घर वालों को रिक्वेस्ट करके कि ये थोड़े से दिन है, मुझे मैनेज करने दें। जो मैनेज करेगा इन दिनों में वो आगे आएगा, और जो इन दिनों में मैनेज नहीं कर पाएगा वो पीछे जाएगा। और अभी भी अगर कोई स्टार्ट ले ले तो मैं ना आपको गारंटी देता हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से आप पास हो। ठीक है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, आप ऑफिस से छुट्टियाँ लें, अपने यहाँ थोड़ा सा वर्किंग आवर्स को किसी न किसी तरीके से स्क्वीज करें, उसको छोटा करें। सही, अच्छे लोग होते हैं हर ऑफिस में। अगर आपकी जो मौसम साहब है तो मैं कह दूंगा उन्हें कि इनका 3 बजे तक टाइम लेके जाएं, ठीक है। तो ये लेके वो जो ये बेसिकली आधा घंटा बड़ा फ़र्क डाल रहा होता है कमिटमेंट के साथ। तो प्लीज़ ये स्टार्ट करें। वापस आते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आपको पता है अल्टरनेटिव क्या होता है? कहते हैं यार इसका निबल बदल क्या है। अल्टरनेटिव क्या है कि अगर एक केस अदालत में चल रहा है और अदालत से जाके मैं अपने हक में फैसला लेना चाह रहा हूँ, तो क्या कोई और अल्टरनेटिव है जहाँ से जाके ये मैं अपना मसला हल करवा सकूँ? अल्टरनेटिव, ठीक है। तो आप अदालत से बाहर भी कहीं बैठ के अपना मसला हल कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। तो वो कहाँ कर सकते हैं? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट क्या है? डिसएग्रीमेंट होता है एक बात के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बंदों का। लाइक एफबीआर कह रहा है ड्यूटी 10 लाख पे करो, रजिस्टर्ड पर्सन कह रहा है 5 लाख है। ये क्या बन गई? डिस्प्यूट ही है, डिसएग्रीमेंट है दोनों के दरमियान, दोनों एग्री नहीं कर रहे एक बात के ऊपर। ये है डिस्प्यूट। और रेजोल्यूशन, उसको हल करना, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। होता क्या है, जब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या चल रहा है सर? ड्यू चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, तो बात ये है कि जब रजिस्टर्ड पर्सन समझता है ना कि यार मुझे ना अदालतों से कुछ सही मिलने वाला नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ कि अदालत से बाहर बैठ के अपना मसला हल करवाता हूँ, तो वो एक एप्लीकेशन देता है, एक दरख्वास्त देता है। दरख्वास्त किसको देता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देता है, बोर्ड को। तो मोहतरम बोर्ड, मैं चाहता हूँ कि मेरे केस को एडीआर में सुना जाए, मेरे केस को एडीआर में सुना जाए। एफबीआर एप्लीकेशन अपने पास रखता है और पास रख के सो जाता है 2 महीने के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 महीनों के लिए, मीन 60 डेज, ठीक है जी। 2 महीने आप इसको 60 डेज के साथ ही याद करें। 60 दिन के अंदर अंदर वो जिसने दरख्वास्त दी होती है उसको बताता है कि तुम्हारी जो दरख्वास्त को क्या कहते हैं, हाँ, अर्जी जो है वो मान ली गई है, ठीक है। और हम एक कमेटी बना रहे हैं। हम क्या करते हैं? कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी तुम्हारी बात को सुनेगी। कमेटी क्या करेगी? तुम्हारी बात को, तुम्हारी इस्तदा को सुनेगी। तुम जो कहना चाहते हो इनके पास जाके कह दो। अब कमेटी के अंदर कौन होगा? कमेटी के अंदर डेफिनेटली 1 से तो ज़्यादा बंदे होंगे। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जिस जुरिस्डिक्शन में होगा, लाइक लाहौर में इंडिविजुअल की जुरिस्डिक्शन आरटीओ में है, कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में हैं, और जो बड़ी कंपनीज और बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं वो एलटीओ में है। डायरेक्टर के इधर आरटीओ में आ गए। हाँ, डायरेक्टर भी आरटीओ में आ गए। चले गए। डायरेक्टर्स को कंपनियों के साथ ही रखा गया। आरटीओ। अच्छा, जो नई जुरिस्डिक्शन है जिसके मुताबिक वो आरटीओ में चलेंगे। तो
जहाँ जुरिस्डिक्शन होगी रजिस्टर्ड पर्सन की, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का कोई चीफ कमिश्नर होगा। अगर सीटीओ है तो उसका चीफ कमिश्नर है, आरटीओ है तो चीफ कमिश्नर है, लार्ज टैक्स पेयर का चीफ कमिश्नर है। जी बिल्कुल है। तो जो कमेटी बनेगी उसका जो चीफ कमिश्नर होगा एक तो वो मेंबर, और मेंबर कहाँ से आएंगे? और मेंबर आएंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो सीए होंगे या एसीएमए होंगे, ठीक, या वकील साहब होंगे जिनकी 10 साल प्रैक्टिस होगी। ये कमेटी बन जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमेटी में कौन होगा, तो आप कहेंगे चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो कि हेड कर रहे होंगे कमेटी को, और साथ में जितने मेंबर्स की ज़रूरत होगी वो मेंबर सबको शामिल कर लेंगे। और मेंबर कौन हो सकता है? मेंबर सीए हो सकता है, मेंबर एसीएमए हो सकता है, मेंबर वकील साहब हो सकते हैं, और ऐसे वकील साहब जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर जब ये देखो ये अल्टरनेटिव है ना, केस चल रहा है कहाँ पे? कोर्ट में चल रहा है या अपील में चल रहा है, ठीक है। तो जब ये बोर्ड ये काम करेगा ना कि कमेटी बना लेगा, तो बोर्ड फिर बताएगा, ठीक है, कि ऑनरेबल कोर्ट ये केस रजिस्टर्ड पर्सन की एप्लीकेशन के ऊपर उठा के हम लेके चले गए हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। तो आप प्लीज़ जब तक एडीआर कोई फैसला नहीं कर देता आप अपने काम को रोक लें। इसलिए कहते हैं ना कि ये डेज निकालते हैं, जब कहते हैं ना कमिश्नर अपील साहब ने इतने पीरियड के अंदर अंदर फैसला करना है 120, तो फिर हम कहते हैं 120 कैलकुलेट करते हुए जितने दिन एप्लीकेशन एडीआर के अंदर रही वो वाले दिन माइनस करते हैं, तो ये वही वाले दिन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले, ये वही वाले दिन है, यही वो मैं माइनस करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ। सही, तो ये फैसला बात वहाँ पे चलेगी, इन्फॉर्म हो गया कोर्ट को, कोर्ट उसको रोक देगी, कोर्ट फिक्स नहीं करेगी, कोर्ट नहीं बुलाएगी, कोर्ट नहीं, ठीक है आप आपस में बैठ के बात कर रहे हो कर लो। ये जो कमेटी होगी ये ऑडिट करेगी, अगर ज़रूरत है तो इंक्वायरी करेगी, फैक्ट्स को देखेगी, और फैक्ट्स को देख के 120 दिन इनके पास होंगे। कितने होंगे? 120 डेज। तो 128 डेज के अंदर अंदर इन्होंने उसका कोई सोल्यूशन देना होगा। 128 डेज के अंदर जो इनको असाइनमेंट दी गई कि ये मामला है, इस मामले को देखें और देखने के बाद कोई सोल्यूशन दें, वो सोल्यूशन कितने दिनों में देंगे? 120 दिनों में। अगर ये 120 दिन में कोई सोल्यूशन नहीं देते तो फिर क्या होगा? फिर डिसॉल्व हो जाएगी थी, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकी, तो फिर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। मीन के जिस तरह बनाई गई थी उसी तरह ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह बनाई गई थी उस तरह ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बनाने का कोर्ट को बताया गया था, तो डेसोल्यूशन का नहीं बताया जाएगा? बताया जाएगा, कोर्ट को बता दिया जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि डेसोल्यूशन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ जी, आर्डर हो गया। तो जो भी आर्डर आया एडीआर के थ्रू वो बाइंडिंग होगा, उस पे मुकरेंगे नहीं, ना रजिस्टर्ड पर्सन ना कमिश्नर साहब, दोनों पीछे नहीं हटेंगे, उसमें खड़े रहेंगे। क्योंकि देखो कौन उसमें बैठा हुआ है? चीफ कमिश्नर खुद बैठा हुआ है। कौन बैठे हुए हैं? जो कि बाहर वाले बंदे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं बैठा हुआ। तो सब ने मिलकर फैसला किया है, तो फैसला बाइंडिंग है। ठीक है जी। अच्छा, तो वो कहता है कि नो डाउट कि जब कमेटी बन गई है, एडीआर बन गया है, तो बोर्ड
मैसेज दे रहा है कोर्ट को, लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये प्रॉपर जाके बताएगा कोर्ट को कि जनाब ये काम हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन, सही। और जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन जाके फिर कोर्ट को बताएगा कि जनाब ऑर्डर आ गया, ये देखें अब आपसे हम फारिग है, आप मेरी जो यहाँ पे मैंने दी हुई थी वो विड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमने ADR में जाके फैसला करवा लिया। कोर्ट कहेगी हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है लीजिए, कि आप लोगों ने अगर एक कानून के तहत जो बना हुआ उसके अकॉर्डिंग टू डेट लॉ आप लोगों ने काम कर लिया तो ठीक है, विड्रॉ कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब यहाँ से फैसला हुआ रजिस्टर्ड पर्सन उस फैसले की कॉपी देगा या ओरिजिनल फैसला लेगा, जो कंसर्न कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उनको जाके हैंड ओवर करेगा। अगर ये हैंड ओवर कर देगा 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन फैसला आया उसके 60 दिन के अंदर अंदर हैंड ओवर कर देगा, तो कमिश्नर साहब के ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि ठीक है हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन अगर ये 60 दिन के अंदर अंदर उस फैसले को कमिश्नर साहब के हाथ में जाके नहीं हैंड ओवर करता तो फिर क्या होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। तो जो भी फैसला होगा फिर यही इन फील्ड होगा, सही, कि जब हैंड ओवर हो गया तो जो भी फैसला है वो इन फील्ड होगा और ADR का काम पूरा हो जाएगा। ADR ने अपना काम एंड कर दिया। जाते जाते एक बात और भी कर लें कि ADR ने अपना काम मुकम्मल करने के बाद ये जो मेंबर बैठाए हुए थे ये वॉलंटियर हैं भाई, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACMA प्रोफेशनल्स हैं, और वकील साहब भी प्रोफेशनल हैं, वो अपने पैसे लेंगे तो ये बोर्ड बताएगा कि इनको क्या कुछ देना है, ठीक है। तो उनको भी फी दी जाएगी, उनको भी उनका मुआवजा, क्योंकि वो ऑडिट कर रहे होंगे तो फ्री में करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे तो फ्री में करेंगे, सही। तो डेट वाज ऑल अबाउट ADR। ADR को प्लीज़ आप लोग सही तरह से पढ़िएगा, रेफरेंस टू हाई कोर्ट सही तरह से पढ़िएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस बनते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हाँ सर टाइम क्या हुआ है जी? 34। अच्छा, कल कल जो है ना कल क्लास नहीं होगी, कल जो है वो क्लास आप लोगों की नहीं होगी, और सैटरडे एंड संडे बैच 1 क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों की तो डेफिनेटली होगी। हाँ, प्लीज़ नोट करें कि फ्राइडे जो है वो कल क्लास नहीं होगी, संडे को है। क्योंकि आप लोगों की बैच 1 की तो होती नहीं है ना, तो सर अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके हम सारी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर लेकिन कल रख लें। नहीं कल नहीं ना रख सकते ना, कोई कमिटमेंट भी होती है, ठीक है। बैच 1 की तो वैसे भी क्लास नहीं होती ना, फिर सर उसे इवनिंग नहीं होगी? नहीं, हम लोग टाइम जो है वो टाइम हमारा होता है इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम जो 8:30 क्लास कर लें और 3 आवर्स इसको करें। सैटरडे? हाँ हाँ, मॉर्निंग ऑन सैटरडे, ठीक है। तो ये सैटरडे एंड संडे, ठीक है। देखिए आप लोगों का बैच स्टार्ट हो, आई वांट टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है, कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो। हम नहीं करेंगे तो फी तो आप लोगों ने दे दी है तो लेकिन ये है कि सैटरडे और संडे हम आपको बुला रहे हैं, ताकि पिछले में भी बुलाया था जी सर। तो हमने कोशिश की कि तो जितना हम ज़्यादा कर सके सिलेबस को, जितना अगर नहीं अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे, टाइम कम होगा तो तेज़ पढ़ जाएंगे। वीकेंड पर मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं? हाँ, वीकेंड को मार संडे को पेपर है, एक तहसीलदार का बच्चे का हाँ? पेपर है, हाँ? संडे पेपर तहसीलदार का पेपर है। तहसीलदार का पेपर है, जी सर। तो आपने रोल नंबर मुझे स्लिप सेंड कीजिएगा फिर, ठीक है, उसका भी हम कुछ मैनेज करेंगे। यस, जिनका शाम को हम्म शाम को मेरा तो वो 1:30 बजे है। मेरा 9 बजे
एफबीआर में क्लर्क भी आई थी 9 और 11 हाँ चलो कभी चलो ये डैड फर्स्ट शाम का रखने साथ नहीं संडे को तो पक्का जो है ना वो संडे को जो है ना देखो मेरी भी एलएलएम की क्लास होती है संडे को मैंने भी एलएलएम की क्लास पे जाना होता है और मेरी क्लास 11 से लेकर 7 बजे तक। संडे को का पेपर है सदा हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेपर है तो मैनेज कर लूंगा मैं इनका। ठीक है आज फेडरल एक्साइज ड्यूटी अपलोड हुआ है बैच 1 का 1 से 6 मिस था 1 से 6 मिल गया ना पूरा मिल गया ना 1 से 6 तो ये वाला भी जो एक आध रह जाएगा उसको मिल जाएगा। जो 5 साल स्टूडेंट जिनका पेपर होगा उनको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। सही है सर। ठीक है लेकिन बाकी सिस्टम को तो चलने देना। जी बिल्कुल। सही तो जो स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर होगा वो मुझे सेंड कीजिएगा मैं उनको ये वाला लेक्चर हम लोग दे देंगे। अच्छा तो ये हो गया नोट। देखो पेपर चला जाता है 1 दिसंबर को तो ठीक है आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर ये आ जाता है 17 को मैं अगेन रिपीट करता हूँ तो फिर क्या करोगे? तो ये पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा और अब मेरे लिए भी आप लोग इज्जत का बायस बनेंगे। और एकेडमी का हमने ये फर्स्ट टाइम है अदरवाइज पिछले 3-4 साल से मैं वो जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट लाइक हमारे साथ ही ICMA पाकिस्तान इसकी वेबसाइट आप सर्च करेंगे अगर तो फैकल्टी आप सिंपल लिखे ना फैकल्टी ऑफ ICMA पाकिस्तान तो ICMA पाकिस्तान एक बड़ा अकाउंटिंग का अदारा है पाकिस्तान में। CA और ICMA ये 2 ही अकाउंट्स को रेगुलेट करने वाली बॉडीज हैं पाकिस्तान में। तो उसमें फैकल्टी में मैं पिछले को 3 साल से हूँ ICMA की। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप देखेंगे तो वेबसाइट में जब आप कॉमर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की विजिटिंग फैकल्टी को आप चेक करेंगे तो विजिटिंग फैकल्टी में वहाँ पे भी आप वेबसाइट पे मेरा नाम होगा। लेकिन एकेडमी का कॉन्सेप्ट अभी हमने इसी बैच से स्टार्ट किया था। ये भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे लिए टैक्सेशन जो है वो पढ़ा भी रहा हूँ इंस्पेक्टर भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और ट्राई तो हमने किया है अपनी तरफ से डिलीवर करने का। खामियाँ रह जाती हैं लेकिन और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए। जीसी से कब से पढ़ा रहे हैं? GC 2.5-3 साल उधर भी हो गए मुझे। हाँ जी बीकॉम GC में डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड फिनांस डिपार्टमेंट। उसकी आप विजिटिंग फैकल्टी को चेक करेंगे और कंट्रोल F करके जाहिद लिखेंगे तो वो वहाँ पे आपको उठा के ले जाएगा। और अगर आप ये ICMA की फैकल्टी को आप गूगल करेंगे और वहाँ पे भी कंट्रोल F करेंगे फैकल्टी में तो जाहिद रसूल आ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं होते वो क्या कर रहे होते हैं क्लेम कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे हैं। तो ये तो ICMA साथ ही अदारा है ये दीवार के साथ है। अच्छा ये 2 दिन लेक्चर किस चीज का देना तारिक साहब ये दोस्ती नहीं होगा जब होगा ना लेक्चर तारिक साहब डंडी मारना चाह रहे हैं। पहले से नहीं बता सकते कोशिश करेंगे कि FBR के जो है ना उसको कंप्लीट कर लें फंक्शन ऑफ FBR को हम कंप्लीट कर लें और आज जो 1-2 सेक्शन रह जाएगा इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में फंक्शन ऑफ FBR को हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा ये कंप्रिहेंसिव फेडरल एक्साइज हो गया FBR हो गया साथ में सेल टैक्स को हमने शुरू किया उसके मैं कुछ डाल दूंगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वो आप लोग कर लोगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फिर दोबारा डालता हूँ तो वो हम कंप्लीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो दो दिन लेक्चर से हमारा कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा ही। अच्छा जी Section 39. सेक्शन 39 Exclusion of time taken for public. एक्सक्लूजन Of time taken for public. ऑफ टाइम टेकन For public. ये मुझसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल बंदे बैठे हैं मैंने भी बिल्कुल 2 साल 2.5 साल पार्ट FBR का रहा और ये बड़े लंबे से अरसे से पार्ट है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है टैक्स पेयर होता है उसको आप ऑर्डर करते हो उसको ऑर्डर मिलता नहीं है इसी तरीके से बाद में उसको रिकवरी का नोटिस आता है
तो वो कहता है कि मुझे तो ऑर्डर ही नहीं मिला। वो आके तारिक साहब को कहता है मुझे कॉपी दे दे। ये कहते हैं कॉपी ऐसे मिल जाएगी। 100 रुपये That's all. पागल हो गए। 200 रुपए ऐसी कॉपी ऐसे मिल जाएगी। जब अपने वकील को भेजो तुम ना आओ, हाँ, तो वो फिर जाहिर साहब को भेजेंगे। तारिक साहब को मिल के आए। तो ये 200 की गल भी ना करना करते ना। हाँ यार में जाके 100-200 की बात करनी है यार, आप इशारे पे खड़े हैं। सर 1-0 भर जाएगा, हाँ 1-0 भर जाएगा, क्या? 1-0 भर जाएगा। नहीं 1-1-0 नहीं बढ़ते ये जब आएंगे तो पता लगेगा। ये आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि लगता क्या है। बड़े बड़े कमाल की बातें होती हैं। रेवेन्यू है यार, और रेवेन्यू भी क्या पूरे की पूरी टैक्सेशन पाकिस्तान की। और आपके कलम के अंदर मतलब आपकी जो आप टाइप कर रहे होते हैं उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। आप लाफुली किसी को पकड़ लो, लाफुली छोड़ दो, ये बहुत कुछ होता है आपके हाथ में। तो यहाँ पे ये कॉपी देते हुए लाइक एक बंदा अपील ही नहीं फाइल कर सकता, उसका टाइम गुजर गया है, तो 30 डेज रखा हुआ है कि 30 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर अपील के पास आप आके क्या करोगे, अपील फाइल करोगे। उसके हो गए 40 दिन, ठीक है। वो फाइल करने जाता है, कमिश्नर अपील कहता है सॉरी जाके टैक्स जमा करवाओ, क्योंकि तुम्हें तो 30 डेज में आना था अपील फाइल करने के लिए। फिर वो भागा भागा आता है तारिक साहब के पास, तारिक साहब कुछ करो हुण। आप कहते हो तारिक साहब कहते 100 रुपया दे दो। एक बंदे को सपोज करो कि 10 लाख यार, ये नॉर्मल टैक्स लग जाते हैं, बड़ा जिसकी छोटी मोटी कारपोरेशन होती है, कंपनी है, 90 लाख टैक्स लगा हुआ है। वो टैक्स के खिलाफ अपील करना चाहता है, अपील करना चाहता है। कमिश्नर अपील कहता है 30 दिन के अंदर आना था, अभी तो 45 दिन हो गए, किधर आ गए हो? तो उसकी अपील ही नहीं फाइल हो रही। वो आता है फिर तारिक साहब के पास, तारिक साहब कहते हैं 100 रुपया दे दो। सर आपने चेक बना दी है यार कमाल हो गई है। हाँ वो सरकार को जो देना है वो देना है। तारिक साहब पे कितने हैं ये सब भूल के चीज बताना तो भाई अब बात आती है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन फॉर कॉपी। तो कॉपी लेते हुए जो टाइम लगेगा, जब इन्होंने कॉपी दे देनी है ना, उस पर स्टैम्प कर देनी है, फिर टाइम वहां से स्टार्ट हो जाना है। फिर क्या होना है, टाइम वहां से स्टार्ट हो जाना है। तो फिर वो आपकी वो 45 दिन खत्म, और फिर नए सिरे से एक नए तरीके से वक्त का आगाज हो जाएगा, और उस आगाज के 30 दिन के अंदर अंदर फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास देखो कितनी बड़ी पावर है कि आप इजाज़त दे रहे हो तो इजाज़त मिल रही है कि अपील फाइल कर। ये है कि कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगा, वो जब कैलकुलेट किया जाता है टाइम को, तो वो वाला क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन फॉर कॉपी। तो ये फिर जाके कहते हैं मैडम वो मैंने बनाया है, इस पे साइन कर दें। मैडम कहती हैं ठीक है दरअसल मैं वो ना गाड़ी में ये 2-3 चीज़ें खराब थी, वो चेक कर लीजिएगा। कहता है कोई नहीं मैडम वो मैं देख लूँगा, मैं चेक करवा लेता हूँ मैकेनिक से। आप ड्राइवर को कहें कि फलां बंदे के पास चला जाए, तो वो गाड़ी ठीक हो जाती है और कापी मिल जाती है, मैडम का भी काम हो गया। और कापी लेके जनाब बंदा जो है अपील फाइल कर, सारे खुश। FBI गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। चलो तो ये समझाना था एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन फॉर कॉपी। कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगता है, जब एक्चुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, तो वो वाला टाइम क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बेसिकली होता पता क्या है, होता ये है कि मैं क्लास और उसी दिन एंड करता हूँ। लाइक अभी हमने जो एक्सटेंशन ली हुई है रिटर्न फाइल करने की, वो कब खत्म हो रही है? 2 माह नहीं अभी एक्सटेंशन 15 दिन की दी थी ना, 30 अक्टूबर तक एक्सटेंशन। हाँ अभी आपने रिटर्न नहीं फाइल की। वो तो बहुत लोग ये भी करते हैं कि दिन की फाइल कर देते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक 2 महीने मिल जाते हैं। वो तो मिल जाते हैं, लेकिन हमने आपने एक्सटेंशन फाइल की हो तो एक्सटेंशन 30 को खत्म हो रही है, तो रिटर्न फाइल करने की टैक्स पेयर जो होता है ना हमेशा से, वो आखिरी दिन में चीजें जमा करवा ये 15 दिन होते हैं। वो आप देख रहे थे ना डॉक्यूमेंट्स देने आ रहे थे, तो आखिरी दिन को देते हैं, तो फिर आखिरी दिन हमें ना वो सारा दिन लगाना पड़ता है। तो वो रिटर्न फाइल करने का जो इश्यूज होते हैं ना, वो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कल हम आपकी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमने वो काम असाइनमेंट वो भी कंप्लीट करनी है। हाँ जी अगला बोलें जी।
चैप्टर 6 हाँ हाँ सप्लीमेंटल प्रोविजन और नहीं 40 जो है वो पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स नहीं। सप्लीमेंटल प्रोविजन नहीं वो 40 40 है लेकिन वो सेक्शन वो है उसका नाम बता रहा हूँ हाँ हाँ चैप्टर का नाम आप अभी सेक्शन बताएं, चैप्टर है ये खुद ही याद करेंगे, वो तो क्रैमिंग करनी है ना इन्होंने। जी अभी 40 है पावर पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स। अच्छा ये देखो फेडरल एक्साइज एक्ट तो हमारे पास है, तो एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, उसको इन वर्क भी लेके आना है। तो इन वर्क लाने के लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो रूल कौन बनाएगा, किसके पास पावर है? बोर्ड के पास। तो नंबर वन जो कहता है किसके पास पावर है रूल बनाने की, वो है बोर्ड के पास। तो प्लीज़ एक नोट कर लें यहाँ पे चीज़ कि आप ना नोट करें कि आप तीनों इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रूल्स किस सेक्शन में एफबीआर को पावर दी गई है, सेल टैक्स एक्ट में किस सेक्शन में एफबीआर को पावर दी गई है कि वो रूल बनाए, और फेडरल एक्साइज तो आपके पास सामने है। तो इन तीनों में जिस सेक्शन के थ्रू एफबीआर को पावर दी जा रही है कि एफबीआर यू कैन मेक द रूल, तो वो सेक्शन के कौन से नंबर है ना वो आपने याद करना है। वो सेक्शन नंबर पूछ सकता है कि किस सेक्शन नंबर जो है वो अथराइज करता है कि एफबीआर रूल बना ले इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेल टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन नंबर इम्पावर करता है एफबीआर को कि वो रूल बना ले, वो याद होना चाहिए। और फेडरल एक्साइज में 40 है। तो इसमें ये साफ जाहिर है कि मुख्तलिफ मामलात को, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को, मुख्तलिफ तरीक़ाकार को रन करने के लिए एफबीआर को एम्पावर किया जा रहा है कि वो रूल्स बना दे। फिर इसमें ना एक बाकी तो सब में जो जनरल बात होती है वही होती है, लेकिन उसने कहा है कि जो सिगरेट है ना, सिगरेट एक्साइज ड्यूटी देखिए वैसे सिगरेट और बेवरेजेस और इस तरह की चीज़ों के आगे पीछे घूम रहा है। तो वो कह रहा है कि सिगरेट जो है वो सिगरेट के लिए हम इसको स्पेसिफिकली इसको हम इजाज़त दे रहे हैं कि ये जो भी सिगरेट बना करेगा उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होनी चाहिए, और साथ में एक वर्ड यूज़ होता है बैंड रोल्स। क्या होता है? बैंड रोल्स। जब मैंने इसको इमेज देखा इसका गूगल में, तो ये जिस तरह वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर घोड़े से नहीं बने होते हैं ना, इस तरह वो खड़े होते हैं, ये घोड़े हैं जो कुछ भी आप समझ लें। तो बैंड रोल्स उनको कुछ कह रहा है, या आपको कोई साइन टाइप दुपट्टा सा इस तरह लहरा रहा होता है, किसी ने बना होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो बैंड रोल्स वो होते हैं। तो एफबीआर को अलाउ किया जा रहा है इसके थ्रू कि जो भी प्रोडक्ट बना करे उस प्रोडक्ट की जो उसके ऊपर स्टैम्प किया जाए और साथ में बैंड रोल किया जाए उससे। ठीक है, इसके लिए भी एफबीआर रूल, बाकी तो रूल बना ही रहा है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली सिगरेट के बारे में उसने कह दिया कि सिगरेट के बारे में स्टैम्प और बैंड रोल जो है हर पैकेट के ऊपर हो। जले हुए मुंह की तस्वीर लगती है वो बैंड। हाँ, जले हुए मुंह की तस्वीर, वो बैंड रोल्स वगैरह, ये वो कुछ कह रहे हैं। क्योंकि देखो एक्साइज क्यों लग रहा होता है, एक्साइजेबल गुड, इन गुड्स की कंजम्पशन को कम किया जा सके। जले हुए मुंह की लगी होती है, मुंह खराब के सिगरेट पीने की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो मुंह का कैंसर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये यही बैंड रोल्स की तरफ लेके जाना चाह रहा है। हाँ, तो ये है। नस्वार के ऊपर भी कुछ बना होता है, नस्वार के ऊपर भी उन्होंने वो घोड़ों की ताकत लिखी होती है कि रॉकेट भी है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया। क्या करें जी, नाम के टावर होते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 41 पावर ऑफ सूट एंड लिमिटेशन ऑफ सूट। पावर ऑफ सूट एंड लिमिटेशन ऑफ सूट।
पावर का सर पावर नहीं बाहर हो बार BAR. बार बार Yes sir. रोक देना, बार ऑफ सूट्स एंड लिमिटेशन of suit ऑफ सूट्स and other legal procedures. एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग। अब बात करना क्या चाह रहा है वो पीछे किसी सेक्शन में ना उसने कहा था कि ये जो अफसर होंगे इनके खिलाफ अगर ये किसी को नाजायज फायदा पहुंचा रहे हैं तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी, यही कहा था ना उसने। तो फिर अगर कोई बंदा काम करेगा ना ऑफिसर या फेडरल गवर्नमेंट तो उसको डर होगा कि हमारे खिलाफ तो केस ही होते रहने हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही होती रहनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बार भी करते हैं, हम रोकते भी हैं कि कोई सूट जो है कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ नहीं होंगी, आप काम करो। लेकिन जब आप काम करो तो वो कहा कैसे करो, गुड फेथ के साथ, आप अच्छी नीयत के साथ आप जो भी काम करोगे चाहे वो काम गलत भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी फेथ अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, गुड फेथ के अंदर काम कर रहे हो तो फिर आपको जो सरकारी अफसर है उसके खिलाफ केस कोई एजेंसी केस नहीं करेगी उसके खिलाफ, क्योंकि हिज फेथ इज गुड, वो गुड फेथ के साथ आ रहा है, तो बैड फेथ के साथ नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सेक्शन बनाया गया कि जब भी किसी ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वो सेक्शन 41 को लेके आएगा कि जनाब देखें आई वॉज हैविंग अ गुड फेथ, मेरी फेथ ठीक थी, अब आप मुझे प्रूव करके दो कि मेरी फेथ ठीक नहीं थी। आपने इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन अगर मैंने लॉ का इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत कर ली है, मुझे इंटरप्रिटेशन करते हुए लॉ की अगर समझ नहीं आई तो क्या मेरी फेथ खराब हो गई है? तो इसलिए कहा जा रहा है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, उनके खिलाफ सूट नहीं होगी। एक तो पॉइंट इस तरफ लेके जा रहा है, और दूसरा डायरेक्शन वो ये लेके जा रहा है कि सिविल कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स होती हैं, तो कहता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो मामलात हैं जो आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं वो सिविल कोर्ट्स के अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम बाहर लगा रहे हैं, इसके लिए स्पेशल कुछ फोरम बने हुए हैं, उस तरफ को लेके जाओ। तो यहाँ पे एक बार लीगल प्रोसीडिंग्स जो अफसरान के खिलाफ हो रही हैं उनको रोका जा रहा है, और साथ में बार लगाई जा रही है वो फेडरल एक्साइज एक्ट की प्रोविजन के मुताबिक अगर कोई प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो कहाँ पे होंगी, सिविल कोर्ट में नहीं होंगी, बल्कि जो इसके रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रजू किया जाएगा। अब ये इसमें यही था, ये 3-3 4-4 लाइन्स के हैं। जान साहब कोई पॉइंट समझ आए? हाँ नहीं दौड़ नहीं रहे, देखो मैं आपको बता दूँ, देखो हम इसको देख लेते हैं किताब को, हम लाल किताब लेते हैं, वो मुझे यूट्यूब पे लोग सुन के ना फ़ोन कर रहे होते सर वो आप वो लाल किताब का कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा आप मेरे स्टूडेंट हैं, नहीं सर मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूँ। मैंने कहा फिर जल्दी से क्वेश्चन पूछ ले कि आप क्वेश्चन अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को कि मैं वो ना पब्लिक नहीं कर रहा, जो भी यूट्यूब वाली वीडियोज हैं पब्लिक नहीं है, जो भी मैंने आपको दिया है 1 से लेकर 6 तक वो कोई भी पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ मैं जिनको शेयर करूंगा वो उन तक महदूद रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग भी पब्लिक नहीं करें, ठीक है। तो अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि दौड़ रहे हैं, अभी ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन फॉर कॉपी 4 लाइन्स का है, अभी पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स इतना सा है, बार ऑफ सूट्स एंड लिमिटेशन ये इतना सा है, आगे ये जो मैं पढ़ने लगे हैं वो 3 लाइन का है, 3 लाइन, तो मैं गाने सुनाता रहूँ यहाँ पे खड़ा होकर। 49 है मैं होगा। जो छोटे छोटे हैं उनको फिर छोटा ही रहना है। सेक्शन की बात अच्छा सर आज दौड़ रहे हैं, इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया बैचबंद वालों ने कि जब भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया सर आज पास कर दे, तो अब टाइम खत्म हो गया पास होने वाला कि, और फिर ये ऐसे एक्शन देते हैं कि जैसे ना रोने वाले मुंह बना लेते हैं सर, स्पीड तेज करके आप
तो फिर मैं भी कहता हूँ कि यार चलो ठीक है, स्पीड और स्लो करते हैं। अच्छा हाँ जी बोले जी, 42 को हम डिस्कस करते हैं। Observance of boards are. अच्छा ना, आज आप ना बताना यार, हम MCQ सेंड करके जाएंगे। MCQs अब यहाँ से निकलेंगे, जाने से पहले हम तमाम स्टूडेंट को ना MCQs, क्योंकि इट्स द टाइम नाउ कि हम जो कुछ भी है सारा कुछ MCQs वगैरह वो कर दें, ठीक है ना। और आज 2-3 सेक्शन पढ़ने के बाद हम बुक निकालते हैं, और बुक निकाल के मैं आपको निशानियाँ लगवाता हूँ। निशानियाँ वो लगाएंगे कि जो आउट ऑफ सिलेबस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताता हूँ। इनके टाइटल आ सकते हैं, एक तो सिलेबस वाले हैं, वो तो आपने कोई छोड़ना ही नहीं है, ठीक। लेकिन उसके अलावा जो कि वो टाइटल पूछ सकता है, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि अगर आज बताएंगे तो आपके पास टाइम होगा, वो आप उनको रटा लगा देंगे। अगर और लेट जाएंगे तो आप कब याद करेंगे, ठीक है जी। बोलो यार। Observance of boards orders. हाँ जी। Observance of boards orders. हाँ, Boards orders. boards order Orders. and instructions, Direction and instruction. directions, And instructions. apostrophe वाला boards है, हाँ apostrophe वाला boards boards, ठीक है जी, and directions, Instructions. instructions and instructions, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपका FBR जो है वो सब कुछ FBR से आ रहा होता है। ऑफिसर्स जो काम कर रहे होते हैं, जो अहकामात आ रहे होते हैं, जो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, जो सर्कुलर्स आ रहे होते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं जी? डेट एक्सटेंड कौन कर रहा होता है रिटर्न की? बोर्ड की तरफ से आ रहा होता है ना। अंडर 214A में मुझे पावर किया गया है, और उस पावर को यूज करते हुए मैं रिटर्न फाइल करने की डेट को क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आप आगे से कहते हैं हम नहीं मानते, तुम एक्सटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। लाहौर वाले नहीं मानेंगे। जब या चार नजर नहीं आया पिशार में, जब पहले नजर आ गया तो हम नहीं मानेंगे। तो डेट बढ़ती है तो सारे ही मानते हैं। तो वो ये कह रहा है कि बोर्ड्स के जो ऑर्डर आते हैं, बोर्ड्स की जो डायरेक्शन आती हैं, बोर्ड्स की जो इंस्ट्रक्शन आती हैं, वो क्या करनी पड़ेगी? उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको माना जाएगा, ठीक है। ऑफिसर ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी डायरेक्शंस होंगी, जो भी ऑर्डर्स होंगे, वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात होती है कि बोर्ड जो है वो ऑडिट का प्रोसेस है, बोर्ड उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जिस तरह का प्रोसेस है वो उसी तरह चलेगा, ठीक है। उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता बोर्ड कि ऑफिसर को कॉल करके कहे कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ मलिक रियाज साहब को टैक्स नहीं लगाना, ठीक है। आसिया आमिर को टैक्स नहीं लगाना, आमिर इसाक मलिक को टैक्स नहीं लगाना, ठीक। आमिर इसाक मलिक इज सन इन लॉ ऑफ मलिक रियाज, आसिया आमिर इज डॉटर ऑफ मलिक रियाज। तो बोर्ड ये कॉल करके नहीं कहेगा, कह देता है लेकिन कहेगा नहीं बोर्ड। ये जनाब ने इसको रिकॉर्डिंग थोड़ा सा हल्की करना। हाँ।